भी जाना होगा क्वारंटीन में। तो सब 2 दिन से आ ही रहा है। कब है? 2 दिन से। सही ना, न्यूज़ देखिए। 2 दिन पहले से डॉक्टर लगा पास। उनके दीदी का अगर आ गया तो हो गया। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करो जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे है। फाइंड द de Broglie wavelength for an electron moving at a speed of 5 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो बताओ तो। लैम्डा का वैल्यू निकालना है। एक पहला ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है the kinetic energy of an electron is 3 into 10 to the power minus 25 joule. Calculate its de Broglie wavelength. मास पता है ना तुम लोग को इलेक्ट्रॉन का? मास यहाँ दे नहीं रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम लोग को मास तो फिक्स ही रहता है ना। इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है क्या? इलेक्ट्रॉन का मास का वैल्यू पता है ना? यस सर। 9.1 into 10 to the minus 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन बनाओ।
आवाज आ रहा है क्या? यस सर। बना Yes, लिए sir. क्वेश्चन? बन गया? Yes, sir. यस सर। बताओ पहले का आंसर क्या सर आया? पहला का सर 1.472 into 10 to the power minus 10 मीटर होगा शायद। हाँ सर। शायद एग्जैक्ट बताओ ना। सर यही होना मेरा भी चाहिए। उतना ही आया। लैम्डा इज इक्वल टू 1.4 72 हाँ into 10 to the power minus 10 मीटर। माइनस 10 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर मतलब इसको हम लोग एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। यस Yes, सर। sir. तो 1.472 सबका ही आ रहा है? एक बार चेक कर लो, मेरे पास आंसर है नहीं, कैलकुलेट करके चेक कर लो। सबका इतना ही आ रहा है? बताओ और भी बताओ कोई लोग। Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, दूसरा sir. सेकंड वाला क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बना लोगे या बताना हो? सर 2 मिनट रुक जाइए। चलो ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं। So 9.04 into 10 to the power minus 7 meter. नहीं गलत है, फिर से चेक करो, कैलकुलेशन अच्छे से करो। आया? Sir, एक देखो कैलकुलेशन बता रहे, प्रोसेस देखो कैसे होगा। यहाँ पे हमको पता है काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। Yes, sir. यहाँ से हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ये 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बाय m और इस पे पावर हाफ हो जाएगा। Yes. यही है, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू होता है h बाय mv। डी ब्रोगलीस वेवलेंथ में लैम्डा h बाय mv होता है। तो v के जगह पे वो एक्सप्रेशन पुट करो। तो v के जगह पे पुट करोगे, देखो क्या आ जाएगा। m v के जगह पुट कर दिए 2ke बाय m, ठीक है। और इस पे पावर हाफ। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। So h into root m divided by 2k under root 2k अंडर रूट 2k. 2k इंटू m भी तो कर देंगे ना। Yes, sir. m तो ऑलरेडी है ही वहां, और नीचे m पे पावर हाफ है, तो ऊपर ले जाओगे तो m पे पावर हाफ ही बच जाएगा, तो उसको भी अंडर रूट ले आओ। Yes, sir. तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2ke m हो गया। चलो, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ये भी ध्यान रखना कि ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म है। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन यूज करना। बस अब निकाल लो वैल्यू। अब सारा वैल्यूज तो तुमको पता ही है। h का वैल्यू पता है, ke का वैल्यू पता है, और m का भी वैल्यू पता है। बस पुट कर दो, लैम्डा आ जाएगा। h का वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, है ना। माइनस 34 कितना है? 34 Minus सर। 34. माइनस 34। और नीचे अंडर रूट 2ke की जगह क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। और m की जगह पे क्या आ जाएगा? 9.1 इंटू 9.1 10 to 10 power टू द minus पावर 30. 31। चलो इसी को सॉल्व करो, जो आंसर आएगा x मान लेते हैं। ये मीटर में ही आएगा क्योंकि सारा SI यूनिट में ही है तुम्हारा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर तो है ये आ रहा है
896.7 नैनोमीटर, ठीक है, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया गया 896.7 नैनोमीटर, ये आ रहा है। ठीक है, देख लेना, तुम लोग कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और मैच कर लेना बाद में। कोई डाउट है किसी को? नो देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। सिंपल सा है, एक ही फॉर्मूला है, उसी को कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा है बस इसमें, ठीक है, सो ध्यान रखना। हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक। लिख लियो ना? Yes, sir. चलो चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उसका पढ़ना है हम लोगों को, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ नाम से ही पता चला होगा, ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये वेव नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह बिहेव करता है। एक्चुअली ये अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी मतलब कि फिक्स नहीं है। अब किस चीज को फिक्स नहीं बोल रहा है? ये बोल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, अगर मान लो जैसे ये ऑर्बिट है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो ये इस टाइप से ये वेव मोशन कर रहा है, ठीक है, ये इस टाइप का होगा। तब ये क्या बोला है, इसका एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अगर कोई इंस्टेंट तुमको टाइम पूछा गया, इंस्टेंटेनियस टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रॉन का तुमसे एग्जैक्ट पोजीशन अगर पूछा जाए या एग्जैक्ट मोमेंटम पूछा जाए, तो वो हम लोग कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जरूरी नहीं है कि वो, अगर पार्टिकल रहता तब तो उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते थे, बट इलेक्ट्रॉन को ये किसकी तरह ट्रीट किया, ये वेव की तरह ट्रीट किया, वेव नेचर है। तो अगर वेव की तरह ये बिहेव कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग उसका वेलोसिटी या मोमेंटम, वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी या मोमेंटम दोनों सेम चीज है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम बोलते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, या तो मोमेंटम बोलो या तो वेलोसिटी बोलो, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली हम लोग वेलोसिटी और उसका पोजीशन कभी भी डिटरमाइन एक साथ नहीं कर सकते हैं, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है, पहले लिख लो। इट स्टेट्स दैट, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine simultaneously, it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum और velocity, ठीक है, दोनों सेम चीज है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब डेफिनेशन याद रखना है, स्टेटमेंट, क्योंकि पूछा जाएगा एग्जाम में, और स्कूल एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह ट्रीट कर रहा है, और अगर वेव की तरह ट्रीट कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग उसका एग्जैक्टली पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ ये दोनों चीज डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, इसीलिए अनसर्टेनिटी है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली? क्योंकि ये एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। वेव की तरह क्या होगा कि जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग देखें, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही फोटोन उस समय पास कर रहा होगा, बहुत लार्ज उसमें, मतलब लार्ज, इसको ऐसे अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें, ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, लिख लियो पहले क्या इसको। यस सर। लिख लिए हैं सर। Yes, sir. हेलो,
Yes, sir. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा वेव में, देखो ये क्या है, पूरा ऐसे स्प्रेड है, मतलब किस इवन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या इसमें, देखोगे कहीं पे ये ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है, कहीं पे डेंसिटी इसका ज्यादा होगा और कहीं पे डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेव में तो वैसे ही होता है ना कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह प्रेजेंट है तो जैसे देखो इस यहाँ पे अगर ऐसे देखें हम लोग वेव की तरह अगर मिल रहा है तो यहाँ पे देखो जहाँ पे ये मिल रहा है एकदम जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन हमेशा हमको इस रीजन में मिलेगा या तो इस रीजन में मिलेगा या तो इस रीजन में मिलेगा। ये वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, या फिर इस वाले रीजन में, यहाँ पे देखो इस ये जो नीचे पोर्शन शो कर रहा है इसके ऊपर वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी अगर वेव की तरह अगर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका इवन, उसका जो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो इवनली वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उस, तो अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो इसलिए हम लोग उसका प्रिसाइज लोकेशन कि वहां पे उस पोजीशन पे वो कितना या क्या कितना पोजीशन वो ऑक्युपाई कर रहा है या उस समय उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है या एग्जैक्ट मोमेंटम कितना है, वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक वेव की तरह इसको ट्रीट किया गया, वेव नेचर ये शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये पार्टिकल नेचर होता, पार्टिकल की तरह होता तो पार्टिकल की तरह हम लोग एग्जैक्टली इसका इंस्टेंटेनियस मोमेंटम और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते थे, बट वेव में वो डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक रेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, रेंज मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट से, मतलब इस पोजीशन पे अगर तुमसे पूछा जाए तो एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कितने वेलोसिटी से वो पास किया या कितना मोमेंटम था वहां पे, हम लोग रेंज बता सकते हैं कि एवरेज मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है वेव के टर्म में, लेकिन वही अगर पार्टिकल की तरह ट्रीट किया रहता तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल था, बट इस केस में एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है रेंज ऑफ वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट किया जा सकता है और इसी को मैथमेटिकली जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये पहले लिख लियो हो ना सब लोग डेफिनेशन। यस सर। चलो, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इंपॉर्टेंट है, लिखो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। Mathematically, it is represented as ये डेल्टा एक्स है, देखो डेल्टा एक्स क्या बता रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, कितना अनसर्टेनिटी है, कितना हम लोग अनश्योर है पोजीशन को लेके। ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी कितना है वो डेल्टा एक्स बता रहा है, और इनटू डेल्टा पी जो है ये लीनियर मोमेंटम है, तो ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बता रहा है, और इसका प्रोडक्ट जो है ना हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4 पाई होगा, ये कांस्टेंट है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रॉन के केस में हमेशा h/4 पाई के ग्रेटर होना चाहिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, तो ये याद रखना है, और इसी को अगर वेलोसिटी के टर्म में हम लोग कन्वर्ट करें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, देखो पी को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, तो मास तो अनसर्टन नहीं होगा, मास तो फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज होता नहीं है, तो यहाँ डेल्टा अगर हम लोग पी के आगे लगा रहे हैं तो मास बाहर निकल गया और यहाँ पे वेलोसिटी में हमको डेल्टा लगा देना होगा, तो डेट इज इक्वल टू डेल्टा पी को हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी, डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, और जो कांस्टेंट वाला वैल्यू है उसको उधर भेज दो, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी वेलोसिटी है, that is equal to greater than equal to h/4 पाई m। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
हेलो, लिख Yes, लिए sir. क्या? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो एक्चुअली इसका इम्प्लीकेशन कैसे होता है, मतलब अगर हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, अनसर्टेनिटी उसमें होता है, एग्जैक्टली तो डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग। तो अगर एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसका हम लोग एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी, मतलब एग्जैक्ट वो किस पाथ पे मूव कर रहा है और कितना किस साइड मूव कर रहा है। ट्रेजेक्टरी सुने हो तुम लोग? ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या हुआ? पाथ। ठीक है, पाथ को ही हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो अगर किसी पार्टिकल का हमको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल रहा है तो उसका एग्जैक्टली हम लोग पाथ ड्रॉ कर सकते हैं क्या? एग्जैक्ट पाथ कभी भी हमको मिल सकता है क्या, या डेफिनेट पाथ? हम उसको sir. मतलब नहीं मिल एवरेज, सकता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली वो पाथ हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग एवरेज पाथ वो ऐसे डिटरमाइन, जैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे मोमेंटम का, बट रेंज ऑफ वैल्यूज मिल सकता है हमको। ठीक है, तो उसी तरह अगर रेंज ऑफ वैल्यूज मिल रहा है तो रेंज ऑफ वैल्यूज से तो एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी तो नहीं मिल सकता है ना, उसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बस इस टाइप का ट्रेजेक्टरी होगा, बट एग्जैक्टली वो किस पाथ पे मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, वो पाथ पता लगाना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता है ही नहीं कि इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो अगर ये पता नहीं चल पा रहा है तो इसलिए उसका ट्रैजेक्टरी भी डिफाइन करना वो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसका इम्प्लीकेशन यही होता है, सिग्निफिकेंस। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अगर पूछा जाए सिग्निफिकेंस, तो ये लिख सकते हो इसमें। ठीक है, सिग्निफिकेंस में आ गया कि इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ definite paths or trajectories of electrons। ठीक है, तो ये चीज है कि हम लोग अगर उसका एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं मिल पा रहा है या मोमेंटम ही नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग उसका एग्जैक्ट डेफिनेट पाथ या ट्रैजेक्टरी हम लोग डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। और ये चीज ध्यान रखना कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ हम लोग किस पे अप्लाई कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही अप्लाई होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब क्या हुआ बताओ? जिसको एक हम होता है लोग जिसको आँख से नहीं देख पाएंगे। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सब माइक्रो सिर्फ माइक्रो लेवल का, जिसको हाँ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन हाँ मैक्रो सिर्फ बहुत बड़ा होता है सर। हाँ, बड़ा पार्टिकल है। तो ये वाला जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, वो माइक्रोस्कोपिक के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन का साइज तो पता ही है तुम लोगों को, एक न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 है उसका रेंज जो आता है, उसका रेडियस जो निकालते हैं हम लोग, तो कैलकुलेशन देखो कि 10⁻⁻15 ऑर्डर का रहता है ना। तो अगर न्यूक्लियस का वो है तो इलेक्ट्रॉन तो और भी कम होते जाएगा ना, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का और भी कम हो जाएगा। तो वो उस लेवल का इलेक्ट्रॉन है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई बड़ा साइज का मास है या बड़ा साइज का पार्टिकल है, ठीक है, तो उसके लिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये लिमिटेशन होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वही इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर का हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल के ऑर्डर का हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या एटम लेवल पे भी बात करें तो वो सब भी माइक्रोस्कोपिक में आ गया। तो इसमें ठीक है, एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी आता है। क्या चीज? तो इसमें एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी आता है। एनर्जी एनर्जी इनटू टाइम। यस सर।
एनर्जी में इसमें अनसर्टेनिटी नहीं, इसका न्यूमेरिकल कराते हैं, अभी देखते हैं इसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, मेनली जो इसको डिफाइन किया गया है वो पोजीशन और मोमेंटम के लिए ही किया गया है। ठीक है, कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। मेन जो इसका डेफिनेशन है या मेनली ये जो अप्लाई किया जाता है, इन्हीं दोनों पे अप्लाई किया जाता है, और ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन। अब देखो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इसका क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कराते हैं तो फिर ये ध्यान दें। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक कोई बॉल है, उसका मास दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे लिख रहा है, ए बॉल ऑफ मास दिया हुआ है, इसका मास 40 ग्राम। ठीक है, बॉल का मास है 40 ग्राम एंड a speed of 45 meter per second. If speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty of या अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। ठीक है, पोजीशन का अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है। चलो अब ये बताओ, अब इसमें एक क्वेश्चन बता देता है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब लिमिट दिया रहेगा, कितने एक्यूरेसी में उसको मेजर किया जा सकता है और उसको हमको निकालना है। तो हमको देखो अनसर्टेनिटी ये दिया हुआ है कि एक्यूरेसी स्पीड का जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं अप टू 2% या 2% एक्यूरेसी में मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ एक्चुअल स्पीड दिया हुआ है, तो एक्चुअल स्पीड अगर हम लोग को दिया हुआ है तो अनसर्टेनिटी डेल्टा वी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा वी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका हमको परसेंटेज गिवन है, तो परसेंटेज गिवन है 2% हम लोग निकालेंगे। किसका 2% लेना होगा हमको, जो स्पीड एक्चुअल स्पीड है उसी का 2% हमको लेना होगा। तो एक्चुअल स्पीड तो हमको पता है ना यहाँ पे उस बॉल का, तो एक्चुअल स्पीड पता है तो 2% पहले कैलकुलेट कर लोगे एक्चुअल स्पीड का। एक्चुअल स्पीड है कितना 45 मीटर पर सेकंड, तो 45 मीटर पर सेकंड ये पुट करोगे तो ये 90, ये 0.9 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये इतना अनसर्टेनिटी है उसमें, समझ में आया। तो ये डेल्टा वी का कैलकुलेशन ऐसे करना है। इसी तरह तुमको पोजीशन का भी दिया जा सकता है कि एग्जैक्टली पोजीशन, यहाँ पे तो तुमको अनसर्टेनिटी पोजीशन का पूछा गया है, लेकिन अगर मान लो उल्टा करता, वेलोसिटी के टर्म में तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करता, पोजीशन का देता और वेलोसिटी का कैलकुलेट करना रहता। ठीक है, तो वो सेम वैसे ही तुमको परसेंटेज दिया रहेगा और उसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहेगा, तो तुमको परसेंटेज निकालना है उसके एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो डेल्टा वी तो यहाँ से आ गया, अब बस वही क्वेश्चन यूज करो। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग ग्रेटर देन वाला साइन हटा देंगे, इक्वल टू मान के ही हम लोग थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे क्या रिलेशन था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4πm, यही था ना, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अगर हमको थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करना है तो हम लोग इक्वल टू मान के कर लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h बाय 4πm। यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है हमको, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी तो पता चल चुका है हमको, h का वैल्यू भी पता है हमको, ये हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और 4 का वैल्यू पता है, ये 4 तो है 3, पाई का वैल्यू पता है 3.14, और मास कितना पता है हम लोगों को, 0.04. हाँ ये 40 ग्राम दिया हुआ है, तो 40 ग्राम दिया हुआ है तो इसको तुमको बदलना किस में है, केजी में, क्योंकि सारा Yes. ऐसा यूनिट में ले रहा है, तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख लो केजी। ठीक है, और एक और चीज मिसिंग हो गया यहाँ पे, क्या मिसिंग है बताओ। अच्छा, ये डेल्टा वी का वैल्यू भी तो इस साइड डेल्टा वी। भेजना है ना, तो ये 0.9। ठीक है, चलो इसी को सॉल्व कर लो, बताओ देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है। डेल्टा एक्स का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। 1.6 into 10 to the power minus 32 meter.
अरे एक चीज तो छूट ही गया। कितना आ रहा है बताओ? 1 पॉइंट, चलो ठीक है बताओ। 6 into 1.6 into 10 to the power minus 32 meter. नहीं नहीं, फिर से करो एक बार कैलकुलेशन। आया किसी का? So 1.44 10 to the power minus 32 है क्या? -32 या 33 है? एक ये इतना आ रहा है 1.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 मीटर। यस Yes. यही आ रहा। देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो जिसका है, आ जाएगा इतना। ठीक है, तो सिंपली कुछ करना नहीं है So इसमें। हाँ बोलो। ये बॉल तो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, फिर भी इसे क्यों यूज किया गया? तो ये एक्चुअली थ्योरेटिकल हम लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो इसका देखो, इसका एक्चुअली ये क्या आया, मास देखोगे उसका बहुत ज्यादा है उस, इसलिए तो इसका देखो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आया, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आया। मतलब 10 टू द पावर -3 को हम लोग -33 है ये कंसिडर करेंगे क्या हम लोग? नहीं। तो ये देखो रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो 10 टू द पावर -15 का ऑर्डर का होता है ना। Yes sir. उससे भी ये कितना टाइम्स कम हो गया, 10 टू द पावर 18 टाइम्स कम हो गया उससे भी। तो जब 10 टू द पावर -15 ही इतना कम होता है, तो -33 कितना हो गया? वो तो 18 टाइम्स स्मॉलर हो गया ना, ठीक है। Yes sir. तो 18 टाइम्स स्मॉलर है, तो ये तो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसको कंसिडर करेंगे क्या हम लोग? ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया। तो ये एक्चुअली नेग्लिजिबल वैल्यू आया, क्यों आया? क्योंकि ये मास जो है बहुत बड़ा था, 40 ग्राम एक्चुअली बहुत ही बड़ा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या आता है, 10 टू द पावर -31 केजी के ऑर्डर में होता है। तो उसके रेस्पेक्ट में तो ये मास बहुत ही लार्ज वैल्यू है ना। तो इसलिए अगर बहुत Yes ही sir. लार्ज पार्टिकल है, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में कोई भी अनसर्टेनिटी का बात नहीं होगा। अनसर्टेनिटी देखो पता, हम लोग कैलकुलेट भी कर लिए कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा तो उस केस में अनसर्टेनिटी क्या आएगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। उस केस में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज अगर इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ रिप्लेस करके देखो, इलेक्ट्रॉन का अगर मास पुट कर दोगे ना, तो फिर ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा आ जाएगा। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करके देखो, अगर जैसे ये क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, देखना ये वैल्यू पुट करके देखो। इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हुआ है डेल्टा एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया हुआ है इतना, और इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तुमको डेल्टा वी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ठीक है, अब पुट करके देखो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई m इंटू, सॉरी डेल्टा वी निकालना है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा वी, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स लेना होगा।
6.626 into 10 to the power minus 34. 4 into 3.14 to 9.1 into 10 to the power minus 31 into delta x हो गया 0.1 into 10 to the power minus 10. देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका है मेरे पास, कल कर लेना तुम लोग। ये आ रहा है 5.8 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो Yes, sir. ये नेग्लिजिबल वैल्यू है क्या? नहीं। ये देखो 10 to the power 6 है, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू आ रहा है ना, मतलब इसको इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही हाईली सिग्निफिकेंट हो गया, ये समझ में आ रहा है? तो इसलिए देखो अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर का होगा, उतना छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो देख रहे हो ना कितना अनसर्टेनिटी आ रहा है। वेलोसिटी में भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन वही चीज अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बड़े पार्टिकल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका अनसर्टेनिटी देखो कितना कम आ रहा है, बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट हो रहा है। तो इसका मतलब यही चीज प्रूव करने के लिए बताए थे, यही चीज प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिए थे। इससे क्या प्रूव हुआ कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कहाँ अप्लाई होगा सर, किस केस में अप्लाई होगा बताओ तो? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में अप्लाई होगा, ठीक है। मैक्रो में अप्लाई नहीं करना है, बड़े पार्टिकल में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चंस बना लोगे ना इसके, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सिंपल एक फॉर्मूला है, बस इसी के ऊपर बेस्ड कैलकुलेशन बस करना है। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? हेलो, डाउट नहीं है। No, चलो तो ये हो गया, हाइजेनबर्ग भी हो गया। एक इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें एक ये वाले इसमें मूव करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। क्योंकि इसके लिए पहले शेप ऑफ ऑर्बिटल वो बताएंगे, तभी इसमें ग्राफ भी होता है कुछ कुछ, ठीक है, तो वो ग्राफ वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको बताने से पहले कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। तो अभी तक देखो, एक्चुअली जो तुम लोग 9th-10th में पढ़े होगे, अभी तक जो एटॉमिक मॉडल पढ़े हो, उसमें क्या क्या पढ़े हो बताओ? थॉमसन, एटॉमिक मॉडल जो अभी हम लोग देखे, बोर्स मॉडल में भी देखे अगर, तो अभी तक देखे हो कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है अगर, तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। यस, और उसमें सर्कुलर ऑर्बिट बना हुआ है। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा। अब एक्चुअली क्या है, वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमको नहीं बता पा रहा है। जैसे तुमसे अगर कोई तुमसे एड्रेस अगर पूछा जाएगा, तुम सिंपली तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा एड्रेस क्या, अगर बोकारो बोल दोगे तो वो तुम्हारा एग्जैक्ट एड्रेस हुआ क्या? बोकारो स्टील सिटी बोलोगे तो नहीं। नो तो अगर तुमको एड्रेस कहीं भी लिखना रहता है तो तुम कंप्लीट एड्रेस लिखते हो ना। पहले जैसे बोकारो स्टील सिटी है तो बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो सेक्टर बताओगे, सेक्टर के बाद क्या बताओगे, क्वार्टर नंबर बताओगे, सॉरी सेक्टर के बाद वो ब्लॉक बताना होगा तुमको, ब्लॉक के अंदर बहुत सारे क्वार्टर नंबर है ना। तो तुमको एग्जैक्ट एड्रेस में क्या क्या देना होगा, तुम्हारा क्वार्टर नंबर देना होगा, कौन से ब्लॉक में है वो देना होगा, कौन से सेक्टर में है वो देना होगा, उसके बाद कौन से सिटी में रहते हो वो देना होगा। वो एग्जैक्ट एड्रेस हुआ ना। क्लियर है? अगर सिंपली अगर बोकारो बोल दोगे Yes, तो sir. कोई सिंपली अगर बोकारो बोल दोगे तो कोई ढूंढ पाएगा क्या तुमको बोकारो बोलने से? बहुत ही ज्यादा वो मुश्किल टास्क हो जाएगा क्या? तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल टास्क, टीडियस टास्क हो जाएगा, ठीक है, वो ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुमको और कोई रेफरेंस देना होगा उसके अलावा। तो वो एक्चुअली जब, जैसे उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात कर सकते हैं। तो जैसे तुम इलेक्ट्रॉन अगर बोल दोगे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेल में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट, वो शेल, उसको ऑर्बिट बोलते हैं या फिर शेल बोलते हैं, उसमें बस वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक्चुअली एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता पा रहा है। 9th-10th तक हम लोग शेल में ही बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि शेल के अंदर बहुत सारे सब सेल होते हैं,
उस सबसेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है वो ऑर्बिटल्स के अंदर करता है। तो जैसे यहाँ देखो, जैसे अभी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट दे। ठीक है, अब यस Yes. सर। ठीक है ना, चलो। तो अब इसमें देखो, ये जो बता रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन अगर फाइंड करना है हमको इलेक्ट्रॉन का, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये फाइंड करने के लिए हमको उसका पूरा डिटेल्स चाहिए। तो जैसे एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है, ये एटम है, एटम्स के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट होता है, और इस ऑर्बिट को हम लोग शेल भी बोलते हैं। ये पढ़ चुके हो तुम लोग, यहाँ तक तो पढ़ते हैं हम लोग 9th-10th में। और 9th-10th में यही बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है या शेल में ही रिवॉल्व करता है ना। Yes, sir. अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर भी बहुत सारे सब शेल होते हैं, ठीक है। और उस सबसेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है वो ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये है एक्चुअल एड्रेस। तो अगर हमको कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल एड्रेस जानना है, तो एटम हमको तो जानना होगा कि वो कौन सा एटम का है, ठीक है, क्लियर है। एटम के बारे में जानना होगा, प्लस यस सर। उस एटम में वो कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, और कौन से ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट या उस शेल के कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, उस सबसेल के कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और ऑर्बिटल में ही जिस ऑर्बिटल में होगा वो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस उस ऑर्बिटल के थ्रू ही हमको पता चलेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का हमको एड्रेस एग्जैक्ट पता करना है, तो उसका ऑर्बिटल पता होना चाहिए, उसका सबसेल पता होना चाहिए, और उसका शेल पता होना चाहिए। सिर्फ अगर तुमको बोल दिया कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं है। फर्स्ट सेल के कौन से सबसेल में होगा और उस सबसेल के कौन से ऑर्बिटल में होगा, तभी हमको वो ऑर्बिटल ही एग्जैक्ट एड्रेस देगा हमको इलेक्ट्रॉन का। ये 3 वैल्यूज हमको पता होना चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट एड्रेस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक्चुअली देखो, ये जो ऑर्बिट या शेल ये तो पढ़ चुके हो। ये n=1 फर्स्ट सेल हो गया, n=2 ये सेकंड सेल हो गया, n=3 n=4 अप टू ये चलता रहेगा। या ये तो तुम लोग को पता है, n=1 मतलब पहला सेल, दूसरा सेल। तो इसमें देखोगे k सेल, l सेल, ये पढ़े हो ना, m सेल, n सेल। तो 4 तक ही Yes, sir. सिलेबस में रहता है हम लोगों को। उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर में भी हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू सो ऑन इनफाइनाइट चलता रहेगा वो। तो ये तो ऑर्बिट नंबर बता रहा है या शेल नंबर बता रहा है। सबसेल जो होता है, हर एक सेल में 4 सबसेल होते हैं, S P D और F, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेल है तो हर एक सेल में, ये आगे डिस्कस करेंगे। सबसेल जो है हम लोग के सिलेबस में 4 सबसेल के बारे में पढ़ना है, एक S सबसेल, एक P सबसेल, एक D सबसेल और एक F सबसेल। और भी होते हैं, बहुत सारे सबसेल होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ 4 सबसेल के बारे में पढ़ना है, S P D और F। और हर एक सबसेल के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिक्स होते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं अभी, यहाँ पे लिख रहे हैं शेल नंबर, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सबसेल, ठीक है। अब ये ध्यान देना, शेल नंबर अगर n=1 है, तो ये ध्यान रखना n=1 में सिर्फ और सिर्फ S सबसेल प्रेजेंट होता है। मतलब पहला वाला जो शेल है उसमें कौन सा सबसेल मिलेगा हमको, यस। S सबसेल। तो S सबसेल मिलता है हमको n=1 में। अगर n=2 में तुमसे पूछा जाए सेकंड वाले सेल में, तो n=2 में 2 सबसेल मिलते हैं, S और P। n=3 में अगर पूछा जाए, S P और D। n=4 में पूछा जाए, S P D और F। n=5 में पूछा जाए, तो S P D F। इसके बाद सब में S P D F। n=6 में पूछा जाए,
सकते हो sp-d-f। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, पहले वाले शेल में सिर्फ एक सबसेल होगा, दूसरे वाले में 2 s और p, तीसरे वाले में sp-d, चौथे वाले में sp-df और उसके बाद सब में sp-df। ठीक है, यस सर। चलो अब हर एक सबसेल में जो होता है ना ऑर्बिटल्स का नंबर फिक्स होता है। ये देखो जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे सबसेल, तो टोटल सबसेल अपने सिलेबस में कितना है, 4 सबसेल के बारे में पढ़ना है और यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होता है। पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है, 3 होता है। डी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 5 और एफ सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 7। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट होता है, ऑर्बिटल में ही होता है। इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा वो कहाँ पाया जाएगा, ऑर्बिटल के अंदर। और हर एक सबसेल में जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिक्स होता है। और एक और चीज ध्यान रखना है कि रिमेम्बर, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या नोट करके ऐसे लिख लेना कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एन ऑर्बिटल 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 होता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं एकोमोडेट कर सकता है वो। एक हो सकता है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 से ज्यादा ऐसा नहीं है कि 3 किसी भी ऑर्बिटल में नहीं मिलेगा। एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो बताना। तो एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं बताओ, एक। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में 2 आ गया। पी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6। 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों में 2-2 पॉसिबिलिटी है, तो 3 into 2 6। डी में कितना मैक्सिमम हो सकता है, 10। एफ में कितना मैक्सिमम हो सकता है, 14। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एस सबसेल में मैक्सिमम 2, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तुम लोग को एक फॉर्मूला 10th में बताया गया होगा कि किसी ऑर्बिट में अगर हमको निकालना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया होगा 2n²। यस सर। ये क्या था फॉर्मूला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इन एन ऑर्बिट, इसी के लिए फॉर्मूला था ना ये। यस सर। अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो देखो 2 इन n का वैल्यू अगर 1 पुट कर दिया, फर्स्ट सेल में तुमसे पूछा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया 2। n = 2 में अगर पूछा जाए तो 2 into 2 का स्क्वायर करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 8। इलेक्ट्रॉन्स आ गया 8। n = 3 में 18। 18। n = 4 में देखो पुट करके 32। तब ये ध्यान रखना 32 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये अपर लिमिट है, किसी भी सेल में 32 से ज्यादा नहीं जा सकता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसेल कौन सा है अपने सिलेबस में, एसपीडी और एफ, 4 ही सबसेल के बारे में पढ़ना है। तब 4 ही सबसेल अगर होंगे तो देख लो, 4 सबसेल अगर n = 4 में तो चारों सबसेल होंगे, है ना। n = 4 अगर फोर्थ सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो फोर्थ सेल में कौन कौन सा सबसेल होगा बताओ तो, एस पी डी और एफ, चारों सबसेल होगा। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम आया इसी से आया, देखो एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6। डी में 10 और एफ में 14। इन सबको ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है, 32। तो 32 आ रहा है, इससे मैच कर रहा है ना। तो एक्चुअली जो आ रहा है ये
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 तक ही जा सकता है। क्योंकि 32 तक क्यों जा रहा है? क्योंकि सबसेल जो है हमारे पास 4 ही सबसेल फिक्स है। देखो ये n इक्वल टू 5 में भी 4 ही सबसेल है, n इक्वल टू 6 में भी 4 ही सबसेल है, तो इसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेगा, 6 में भी 32 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेगा। तो अपर लिमिट कितना है? अपर लिमिट का वैल्यू फिक्स है, कितना है कि वो इंक्रीज करके कहाँ तक जा सकता है? किसी भी सेल में मैक्स 32 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पहले लिखो इसको, फिर क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सर एफ के बाद कौन सा सबसेल होता है? और भी होता है, जी सबसेल होता है, वो सब अपने सिलेबस में नहीं है, वो सब बहुत हायर स्टडीज करोगे, ग्रेजुएशन लेवल में भी वो सब नहीं होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पे वो सब बताया जाता है, वो बेसिकली रिसर्च के लिए है वो सब। सर तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं उसके बारे में? क्या उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं वो सब के बारे में? क्या पढ़ते हैं उसमें? और भी दूसरा कंसिडरेशन लिया जाता है, मतलब यहाँ पे कॉन्फाइंड है, हम लोग 4 पे ही फोकस करेंगे। वहां पे भी सेम ही चीज पढ़ते हैं, लेकिन और भी कॉम्प्लेक्स लेवल पे पढ़ा जाता है। ठीक है, उसमें जैसे यहाँ पे अभी तुम लोग को श्रोडिंगर इक्वेशन बताएंगे, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो बहुत ही, मतलब सिर्फ डेफिनेशन ही जानना है उसका, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स है। रिसर्च में जाओगे वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ तो समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सब बहुत ही बेसिक लेवल पे यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को, बस थोड़ा सा आइडिया रखना है कि क्या है बस। ठीक है, ये नोट कर लिए सब लोग इतना? यस सर। चलो, तब इसी से रिलेटेड है क्वांटम नंबर वाला कॉन्सेप्ट, तो ये बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। क्वांटम नंबर एक्चुअली होता क्या है ना, कि क्वांटम नंबर्स के थ्रू हमको एग्जैक्ट एड्रेस पता चलता है इलेक्ट्रॉन का। कि टेल्स अबाउट, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स के थ्रू ही, अगर हमको एग्जैक्ट एड्रेस हमको पता करना है इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्वांटम नंबर्स के थ्रू ही हमको पता चलता है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक नंबर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर्स के थ्रू होता है। तो इसमें 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। पहला जो क्वांटम नंबर है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी बता देते हैं 4 कौन कौन सा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेकंड जो क्वांटम नंबर होता है ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल l से। थर्ड जो क्वांटम नंबर है ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m और इसके नीचे l। ठीक है, सबस्क्रिप्ट रहेगा। और फोर्थ जो क्वांटम नंबर है ये है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको m और s लगा हुआ होगा सबस्क्रिप्ट। तो ये 4 क्वांटम नंबर हैं जिनके थ्रू हमको इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा एग्जैक्ट एड्रेस हमको पता चलेगा, या एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब वही एड्रेस ही बोल दो कि कहाँ वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नोटेशन ध्यान रखना है, स्मॉल n से। एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, और स्पिन क्वांटम नंबर ms। अब ये चीज ध्यान रखना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये किसके बारे में बताएगा? शेल के बारे में बताएगा या ऑर्बिट के बारे में बताएगा। ठीक है, प्रिंस हेलो, यस सर। Yes, प्रिंसिपल sir. प्रिंसिपल क्वांटम सर नंबर जो है वो किसके बारे में बताएगा? शेल या फिर ऑर्बिट के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये सब सेल के बारे में बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा।
सबशेल के अंदर वो कौन से ऑर्बिटल में है, वो किसके थ्रू पता चलेगा हमको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में होगा तो हमको तो पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रोटेट ही कर रहा है ना, रिवॉल्व ही कर रहा है, वो स्टेशनरी तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो वो क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है ना। तो अगर न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो सर्कुलर मोशन में कितने डायरेक्शंस पॉसिबल हैं बताओ तो? 2 या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। एंटी-क्लॉकवाइज। यही 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आइदर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर ये 4 इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा तभी हम लोग एक्चुअल एड्रेस इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट एड्रेस हुआ इलेक्ट्रॉन का कि वो कौन से ऑर्बिट में है, वो किसके थ्रू हमको पता चलेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू। उसके बाद उस ऑर्बिट के वो कौन से सब ऑर्बिट में है या कौन से सबसेल में है, वो किसके थ्रू पता चलेगा हमको? एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू पता चलेगा। और उस सबसेल के अंदर वो कौन से ऑर्बिटल में है, वो किसके थ्रू पता चलेगा बताओ? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू। ठीक है, और उस ऑर्बिटल के अंदर वो घूम किस डायरेक्शन में रहा है, आइदर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो किसके थ्रू पता चलेगा? स्पिन क्वांटम। स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू। ठीक है, तो अगर ये 4 इंफॉर्मेशन हमको मिल गया तो सारा एड्रेस तो मिल ही गया, सारा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में मिल जाएगा। तो इसके बारे में और भी डिटेल है, डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद ऑर्बिटल्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। एस पी डी एफ, ये सबसेल 4 होता है, एस पी डी और एफ। ठीक है, उन सबका शेप कैसा होता है, शेप के बारे में भी डिस्कस करना है, वो सब आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतना बस ध्यान रखो आगे, और आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। कोई डाउट है इसमें? देख लो यहाँ तक। हेलो, नो सर। लिख लिया हो ना इसको? यस सर। यस सर। चलो फिर तब इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बचा हुआ है, वो बता देंगे, और उसके बाद ये हमको सबसेल का शेप कैसा होगा, फिर आगे कैसे डिटरमाइन करते हैं ये चारों वैल्यूज, क्वांटम नंबर का चारों वैल्यूज कैसे लिखेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वो सब डिस्कस करेंगे।